प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब काफ़ी समय से परेशानी में था ना इन स्टॉक मार्केट्स, फाइनली पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। लेट्स होप कि आने वाले समय में भी ये कंटिन्यू रहेगा। बट मोस्टली हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे ना, अगर आप रेगुलरली वॉच करें हमारा यूट्यूब चैनल, कि भाई मार्च तक हिम्मत से काम ले बहुत ज़्यादा गिर चुका है, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। डिस्कस कर रहे थे और मोस्टली कुछ रिलीफ मिल भी रहा है। लेकिन आप लोग का ना हमेशा क्वेरी आता है कि क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से नहीं गिरेगा। देखिए, इस तरह का क्वेरी का कोई आंसर नहीं है ना। यहाँ से मार्केट गिरेगा, कल गिर जाएगा, कल ऊपर जाएगा, ये किसको पता है, ठीक है ना। तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री देख कर चलें कि भाई लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, मीडियम टर्म में क्या हो सकता है, ठीक है। अब एग्जैक्टली जैसे मैं बोलूँगा कि हाँ भाई चांसेस है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ठीक बात है ना, मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो ऊपर ही जाएगा, नीचे तो जाएगा नहीं। लेकिन हाँ, अब एक दो दिन का तो कोई गारंटी नहीं ले सकता है ना। हो सकता है कि आने वाले एक दो दिन में गिर जाए, यू नेवर नो, ठीक है ना। लेकिन आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो ऐसे एक दो दिन के चक्कर में नहीं पड़े। और मान लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मान लीजिए अगले दिन मार्केट थोड़ा गिर गया, ठीक है, तो देखिए 100-200 पॉइंट के गिरने से आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स पे लॉन्ग टर्म में कोई फ़र्क खास नहीं पड़ने जा रहा है, ठीक है ना। 100-200 पॉइंट मान लीजिए गिर भी गया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया कि यार मार्केट गिर गया, ठीक है, अब 10 साल के बाद 20 साल के बाद आपके रिटर्न्स पे उसका कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना, ये ध्यान में रखें। तो इस तरह से हाइपर होकर इन्वेस्टमेंट करना ना, थोड़ा सा गिर गया तो तब करूँगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो नहीं करूँगा। देखिए लॉन्ग टर्म प्ले है ना, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहें। हाँ, ये बात सही है कि जब ज़्यादा गिर जाए ना 20% 30%, तब हमें थोड़ा बड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका बिल्कुल आपको एडवांटेज मिलता है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन डेली बेसिस पे कल गिरेगा क्या, कल मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, परसों गिरेगा, इस तरह के चक्करों में ना पड़ें, आपका लाइफ हेल बन जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहें। और बड़ा पैसा है, अगर मान लीजिए मार्केट थोड़ा ज़्यादा गिर गया तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें, इसको सिंपल रखें, कॉम्प्लिकेट नहीं करें। उसके बाद आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज आते हैं ना पोर्टफोलियो रिव्यू के रिगार्डिंग, आप लोग का मेल भी आता है, मैसेज भी आता है, कमेंट भी लिखते हैं ना। मतलब आप लोग को लगता है कि हम पोर्टफोलियो रिव्यू कर दें आपका, देखिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अलाउड नहीं है, ठीक है ना। देखिए हमारे 3 सर्विसेज हैं जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। एक तो मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, दूसरा ऑनलाइन कोर्सेज है म्यूचुअल फंड का और स्टॉक का, और तीसरा ये हमारा यूट्यूब चैनल है। बस यही 3 काम है, ठीक है। उसमें म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो मैं बहुत लिमिटेड है ना, बहुत पुराने लोग जिनको मैं सालों से जानता हूँ, थोड़े बहुत कस्टमर्स हैं मेरे, बाहर से मैं ऐड करता ही नहीं हूँ, ठीक है। और अगर कोई मेरा कस्टमर नहीं है तो उसको मैं एडवाइस दे ही नहीं सकता हूँ, किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। ये आप ध्यान में रखें, अलाउड नहीं है एज़ पर रूल्स। तो अगर आप पूछेंगे मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं ना जवाब नहीं देना चाहता हूँ, अलाउड ही नहीं है, मैं कैसे दूंगा, मैं दूंगा तो मेरा पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखें, तो पूछने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अलाउड ही नहीं है सब, ठीक है। और जैसे ऑनलाइन कोर्सेज है ना, तो वो तो पूरा वेबसाइट पे हमारा पूरा डिटेल्स अवेलेबल है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे चेक करें, सभी कुछ आपको मिल जाएगा कि भाई वहाँ पे आप क्या क्या सीख सकते हैं, मतलब क्या क्या डिटेल्स आपको वहाँ पे अवेलेबल, सभी कुछ ऑनलाइन है ना। और प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज है, टाइम का कोई लिमिट, जब चाहें तब कर लें, 1 ईयर का वैलिडिटी है, तो वो भी है। और यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं। तो देखिए किसी भी तरह का एडवाइस या पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विसेज अलाउड नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम मदद नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, अलाउड ही नहीं है, तो रूल के अगेंस्ट जाकर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पूरा बिजनेस उससे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें। चलिए अब मार्केट अपडेट से स्टार्ट करते हैं। तो आज यूएस से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि यूएस में कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स हुआ है। यूएस में कल भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है उनका फेड रिजर्व उनका मीटिंग है, उसमें ना डिसीजन होने वाला है कि रेट कट करना है नहीं करना है, ठीक है। तो वो तो कल भी हमने डिस्कस किया था, कोई चांस ही नहीं है रेट कट करने का फ़िलहाल यूएस में, तो रेट कट नहीं हुआ। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स वहाँ पे हुए हैं। वहाँ का सेंट्रल बैंक बोल रहा है कि भाई इस साल अभी भी चांस है कि 2 रेट कट हम कर देंगे, ठीक है। तो मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया है, ठीक है। और सेकेंड पॉजिटिव ये है कि फेड रिजर्व ने बोला है कि भाई जो टैरिफ ट्रंप खेल रहे हैं उसके कारण इन्फ्लेशन पे फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन शायद वो फ़र्क लॉन्ग टर्म का ना हो, ना शॉर्ट टर्म का फ़र्क हो, जिससे कि इकनॉमी पे कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचेगा। तो इसे भी मार्केट ने पॉजिटिवली लिया है। और इसीलिए अगर आप
कल परफॉर्मेंस देखेंगे यूएस मार्केट्स का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा ना, इसीलिए इसी रीज़न से मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और एशियन मार्केट्स देखें तो वो तो मिक्स्ड है, मतलब कोई खास है नहीं, मतलब कुछ अप है कुछ डाउन है। यहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। और बॉन्ड्स देख लेते हैं तो देखिए 10 ईयर G-Sec अगर आप देखें यूएस का ना, तो काफ़ी गिरा है, 4.3% के आसपास चला गया था ना, वहाँ से काफ़ी गिरावट आया है। तो इसका लॉजिक समझ ले क्यों गिरा ये। हाँ, तो देखिए इंटरेस्ट रेट अब क्या हो रहा है कि ना मार्केट को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि शायद, पहले लग रहा था कि शायद एक रेट कट हो या फिर वो भी ना हो यूएस में। अब जब 2 रेट कट का बात चल रहा है, थोड़ा मार्केट को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, लगता है कि भाई शायद रेट कट हो जाए। ठीक है, तो जब भी रेट कट होगा तो ऑफकोर्स आपका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का यील्ड है, दैट इज़ इंटरेस्ट रेट है, वो कम होगा ना। इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो ये भी नीचे आएगा, इसीलिए ये नीचे आया। अगर रेट कट होता है तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद गोल्ड और सिल्वर, तो मतलब गोल्ड तो लगातार ऑल टाइम हाई है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, सिल्वर का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। तो देखिए गोल्ड आज एटलीस्ट क्यों थोड़ा ऊपर दिख रहा है, उसका एक रीज़न ये है ना कि जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, क्योंकि गोल्ड में आपको किसी तरह का इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का बात अलग है, वहाँ पे सरकार इंटरेस्ट देता था, लेकिन ऐसे अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो किसी तरह का वहाँ इंटरेस्ट तो है नहीं, इंटरेस्ट बेरिंग है नहीं, सिर्फ कैपिटल अप्रिशिएशन होता है। जबकि जो डेट है वहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो जैसे जैसे डेट का इंटरेस्ट रेट कमेगा ना, इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे कमेगा वैसे वैसे गोल्ड थोड़ा और अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो इसलिए भी गोल्ड में थोड़ा तेज़ी है। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कटता है तो वो पॉजिटिव होगा, बट हाँ गोल्ड का रिटर्न बहुत ज़्यादा आ चुका है, कई बार मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा, लगातार ईयर ऑन ईयर इस तरह का रिटर्न नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर किसी का है, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है, डाइवर्सिफिकेशन पर्पस के लिए बिल्कुल सही बात है, कुछ करना चाहिए। लेकिन नियर टर्म में ये मानकर चलना कि बहुत ज़्यादा रिटर्न मैं जनरेट कर लूँगा, शायद इसलिए क्योंकि एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं है फ्यूचर में क्या होगा ना, शायद कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न ना आए। थोड़ा बहुत रिटर्न तो खैर आ ही रहा है और शायद आगने वाले समय में भी थोड़ा बहुत रिटर्न आएगा। सिल्वर का ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। ऑयल देखें तो ऑयल भी 71 के आसपास है, जो कि बहुत कंफर्टेबल है। और यहाँ पे यूएस डॉलर इंडेक्स वाइज सेम 103.5 के आसपास चल रहा है। तो यूएस मार्केट से ऑफकोर्स बहुत पॉजिटिविटी आया है। और ऑफकोर्स डॉलर स्टेबल है, ब्रेंट क्रूड स्टेबल है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। इंडियन मार्केट्स को देख लेते हैं तो इंडियन मार्केट्स तो खैर बहुत अच्छा चल रहा है ना, मतलब आज भी, मतलब होता है ना कुछ दिनों का तेज़ी के बाद थोड़ा सा नेगेटिविटी फैलता है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं, अभी भी पॉजिटिविटी बना हुआ है। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मतलब सुबह तो मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा नेगेटिव हो गया था, लेकिन आफ्टरनून में जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तो सभी कुछ पॉजिटिव है। देखते हैं क्लोजिंग कहाँ होता है। मोस्टली ऐसे देख कर तो लग रहा है कि सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। और यहाँ पे फिर से देखिए, कल मैंने आपको आईटी बताया था ना, आईटी गिर गया है क्योंकि यूएस मार्केट गिर गया था। आज आईटी देखिए, आज आईटी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है सेक्टर का, क्योंकि यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक, मतलब हमेशा 100% मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक जब भी देखेंगे कि यूएस में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा ना स्टॉक मार्केट्स का, तो इंडियन आईटी कंपनीज़ के परफॉर्मेंस पे उसका पॉजिटिव असर पड़ता है। इसीलिए आज आईटी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स को ही अगर आप देख लें ना, सभी कुछ ग्रीन में है। तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा कर रहा है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक कर रहा है, ओवरऑल पूरा मार्केट ही देख लेना तो ज़्यादातर सेक्टर, ज़्यादातर स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जो कि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। नाउ मैं आप लोग का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेरी ले लेता हूँ ना, हमेशा आप लोग कमेंट में लिखते हैं, देखिए ट्रेडिंग रिलेटेड, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस रिलेटेड बहुत क्वेरी आप लोग का आता है। देखिए इस यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डिस्कशन हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये चैनल बनाया गया है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि उनका जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एजुकेशनल नॉलेज है उसे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर्स, भोले भाले मैं उस तरह के रिटेल इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ ना जिनको मार्केट का कोई बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है, उस तरह के इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन से बिल्कुल, मतलब पर्सनल व्यू है। देखिए मेरा ऐसा सोचना है, जरूरी नहीं कि आपका भी ऐसा सोचना, आपका हार्ड एंड मनी है। ठीक है, आप जो चाहे कर सकते हो उसके साथ, लेकिन मेरा सोचना है कि भाई भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। बिना सोचे समझे वहाँ पे जाएंगे तो ज़्यादातर चांस सही है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर कोई एक्सपर्ट है ना, सालों से ये सब कर रहा है, उसको लगता है कि वो सब कुछ जानता है,
तो अलग बात है, वो कुछ भी कर सकता है उस तरह का इन्वेस्टर, हमेशा ध्यान में। लेकिन जानकारी नहीं है तो ये सब चीज़ों से दूर रहें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाएँ, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहें, बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। जल्दबाजी के चक्कर में नहीं रहें, वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। फिर आप लोग का ETF रिलेटेड बहुत सारा क्वेरी आता है, फिर बेस्ट म्यूचुअल फंड रिलेटेड आता है। देखिए ETF पे ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप सर्च में जाएं, ETF टाइप करो, आपको 2 अच्छा वीडियो मिल जाएगा, उसको वॉच करें। ETF से रिलेटेड ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको उन दोनों वीडियोस से मिल जाएगा। उसी तरह से बेस्ट स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फ्लैक्सी कैप, सभी का वीडियोस अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सिर्फ सर्च पे जाएं, देखिए कोई भी आपका ना किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, सर्च पे वहाँ पे टाइप करें, ठीक है। वहाँ पे आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, जो भी लेटेस्ट वीडियो हो उसको आप वॉच कर लें, आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इंडिया से रिलेटेड, मतलब हमारे कंट्री से रिलेटेड बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आया है, न्यूज़ आया है। फिच जो कि बहुत बड़ा रेटिंग एजेंसी है US बेस्ड, तो उसका बहुत अच्छा रिपोर्ट आया है इंडिया को लेके, ठीक है। तो देखिए उनका बोलना है कि इंडिया में जो इंडिया इकोनॉमी का परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा होने जा रहा है रिलेटिवली, ठीक है। जब भी मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा, तो हमेशा रिलेटिव ऑर्डर में देखें कि भाई दुनिया में कैसा चल रहा है और हमारे यहाँ कैसा चलेगा, ठीक है। उनका बोलना है कि ये जो ट्रेड प्रॉब्लम चल रहा है ना, ट्रेड खेला जा रहा है वर्ल्ड ओवर, उससे इंडियन इकोनॉमी पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, ठीक है। एक्सपोर्ट हम बिल्कुल करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। लाइक चाइना एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है ना, ज़्यादातर एक्सपोर्ट से ही उनका बिजनेस हो रहा है, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स उस तरह के इकोनॉमी को फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन इंडिया पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इसलिए टैरिफ को लेके हमें बहुत ज़्यादा परेशान एज अ इंडियन नहीं होना चाहिए, उनका ये बोलना है, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ रेट के बारे में उनका बोलना है कि भाई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर 2025-26, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया का GDP ग्रोथ रेट 6.5% होगा, ठीक है। वैसे लोग जिनको 6.5% कम लग रहा है कि अरे ये तो अच्छा नहीं है, उनके लिए कुछ और डिटेल्स मैं दे देता हूँ। देखिए फिच का जो ग्लोबल फोरकास्ट है ना, मतलब तो ग्लोबल ग्रोथ मतलब सारे कंट्रीज़ का एवरेज ग्रोथ कितना होने जा रहा है, तो 2025 में वो मानकर चल रहे हैं कि भाई ग्लोबल ग्रोथ होगा 2.3%, ठीक है, 2.3%। 2026 में ये होगा 2.2%, ठीक है। 24 में रहा है 2.9%, ठीक है। सो 2.9% लास्ट ईयर रहा है, इस साल होगा 2.3% और नेक्स्ट ईयर होगा 2.2%। उसके बाद US का ग्रोथ कितना होगा, तो लास्ट ईयर US का ग्रोथ रहा है अबाउट 2.8% का 2024। इस साल ग्रोथ कितना रहेगा 1.7% 2025, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर उनका बोलना है 2026 में US का ग्रोथ रहेगा अबाउट 1.5% का, ठीक है। तो देखिए वर्ल्ड वाइड मतलब अब मोस्टली आपको 6.5% का ग्रोथ अच्छा लग रहा हो। फिच का ये भी बोलना है कि आने वाले समय में जो इंडिया में कंज्यूमर स्पेंडिंग जो घट गया था ना, थोड़ा डाउन हो गया था, वो धीरे धीरे पिकअप पकड़ेगा और अच्छे रेट पे वापस आएगा, तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके अलावा अगर GDP ग्रोथ वाइज क्वार्टर वाइज देखें ना GDP ग्रोथ का, तो बोल रहे हैं कि 4th क्वार्टर जो अभी चल रहा है इसमें इंडिया का GDP ग्रोथ रेट 7.1% होगा, बहुत अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर का GDP ग्रोथ रेट बोल रहे हैं 6.8% होगा, जो वो भी बहुत अच्छा है। साथ ही बोल रहे हैं कि भाई जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिंग है, वो धीरे धीरे यहाँ से बढ़ेगा। परसेंटेज वाइज शायद बहुत ना बढ़े, लेकिन हाँ अमाउंट वाइज तो बिल्कुल बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि इंडिया का GDP बढ़ रहा है, तो अगर सेम परसेंटेज भी रखें तो अमाउंट तो बढ़ता रहेगा, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। प्राइवेट सेक्टर का भी यहाँ से आप जो एक्सपेंडिचर है ना, स्पेंडिंग है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, जो कि बहुत अच्छा होगा हमारे इकोनॉमी के लिए। इन्फ्लेशन पे भी बोल रहे हैं कि देखिए 4% के आसपास ही, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन 4% के आसपास ही इन्फ्लेशन हमारा रहेगा। और जब 4% के आसपास अगर इन्फ्लेशन हम मेंटेन कर लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि RBI के पास बहुत ज़्यादा लीवे होगा इंटरेस्ट रेट कट करने का। एक रेट कट ऑलरेडी आ चुका है, नेक्स्ट मंथ अप्रैल में हम एक्सपेक्ट मतलब कर सकते हैं, मोस्टली होगा नहीं होगा देखना होगा, लेकिन मोस्टली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक और इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट्स का हो जाएगा। और इस साल पूरे साल में अगर आप देखें तो 2 से 3 रेट कट और यहाँ से हो सकता है। एक ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ से 2 से 3 रेट कट ऑफकोर्स
बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या होगा, इन्फ्लेशन कहाँ रहेगा, ये सब पे डिपेंड करेगा। अभी तक लग रहा है कि 2 से 3 रेट कट, और 2 रेट कट अगर इस बार हुआ तो नेक्स्ट ईयर भी आप 2 रेट कट और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। मैं हमेशा यही बोलता हूँ ना भाई, वर्ल्ड में जो भी पैसा है वो कहाँ जाएगा, ठीक है। बाहर का पैसा, हमारे यहाँ तो पैसा है वो इन्वेस्ट हो ही रहा है, बाहर जो इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है, एक से एक अमीर देश बैठे हुए हैं ना, वहाँ बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, पैसा कहाँ जाएगा, ठीक है। तो इकनॉमीज़ में देखें, यूएस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है नहीं, जो थोड़ा बहुत चल रहा था ट्रंप के कारण, तो अभी तो यूएस मार्केट्स भी, यूएस इकनॉमी में भी प्रॉब्लम जैसा दिख रहा है, और आने वाले समय में भी जिस तरह का फोरकास्ट आ रहा है कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो आ नहीं रहा है, ठीक है, यूएस को लेकर। यूरोपियन कंट्रीज़ का भी देखिए, ये बात बिल्कुल सही, थोड़ा रिटर्न आ रहा है, आने वाले समय में भी थोड़ा बहुत रिटर्न बनेगा, इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई कितना ग्रोथ आएगा यूरोपियन कंट्रीज़ में ना, 1% 2%, मतलब कितना, मतलब वहाँ कोई 4-5% का ग्रोथ तो नियर फ्यूचर, मतलब बाद में भी कोई दिख नहीं रहा है ना, 4-5-6% तो यूरोप में दिख नहीं रहा है, 1-2% का ग्रोथ है, ठीक है। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, कोई रिटर्न नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत रिटर्न आ रहा है, फ्यूचर में भी थोड़ा बहुत रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कोई बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव मार्केट है यूरोपियन मार्केट्स, ठीक है। उसी तरह से जापान भी, मैंने आप लोग को कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि भाई ठीक है, अंडर वैल्यूड है, सालों से रिटर्न नहीं आया है, थोड़ा बहुत रिटर्न आ रहा है, ठीक बात है, लेकिन वो भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऐसा थोड़ा कि कोई बहुत बड़ा ना ग्रोथ आने जा रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। सब एजिंग पॉपुलेशन है, जापान का एजिंग पॉपुलेशन है, यूरोपियन कंट्रीज़ का एजिंग पॉपुलेशन है, ज़्यादातर वहाँ पे लोग ना एज बहुत ज़्यादा है, तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है धीरे धीरे कम हो रहा है, आने वाले समय में वहाँ प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। साउथ कोरिया में भी ये प्रॉब्लम आने जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से चाइना में भी आने वाले सालों में, अभी तो नहीं लेकिन आने वाले सालों में वहाँ भी बहुत तेज़ी से ये प्रॉब्लम आने जा रहा है। चाइना का भी ग्रोथ अगर 5% भी कर ले तो बहुत ज़्यादा है, ये बात अलग है कि 5% बहुत अच्छा ग्रोथ है उतने बड़े इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल वर्ल्ड में जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों के हिसाब से इंडिया ही है, ठीक है, जहाँ के चांसेस हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कि परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, इंडियन इकोनॉमी रिलेटिवली अच्छा करेगा, और इकोनॉमी अच्छा करेगा तो स्टॉक मार्केट का भी उम्मीद है कि परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। यही बात मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए जाएँ, थोड़ा थोड़ा पैसा भी है तो इन्वेस्ट करते रहें, और वहाँ पे ये जो स्टॉक मार्केट कल ऊपर चला जाएगा, आज ऊपर चला जाएगा, कल गिर गया, ये सब चक्करों में नहीं पड़े। जानना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, तो मैं भी डिस्कस करता हूँ ना भाई, जानना चाहिए हार्ड एंड मनी है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा सकता है, लेकिन इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेकर उसके आधार पर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना या फिर इन्वेस्टमेंट में चेंजेस कर लेना, ये सही नहीं है। डिसाइड करें, बने रहें, दैट्स इट। और इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, यूएस मार्केट्स को लेकर और थोड़ा निगेटिविटी है, मतलब फिट्च का ही रिपोर्ट आया है ना, वो बोल रहा है कि जो सब प्राइम ऑटो बोरोवर्स हैं, ठीक है, मतलब जो कार लोन ले रहे हैं ना, उसमें सब प्राइम का मतलब ये होता है कि वैसे लोग लोन ले रहे हैं जिनका क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उन लोगों को ऑफकोर्स ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है कि भाई पता नहीं देगा कि नहीं देगा। ये आपको याद होगा 2008 में सब प्राइम क्राइसिस ही वहाँ पे हुआ था, वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा लोन दिया गया बिज़नेस बढ़ाने के लिए, जिनका क्रेडिट रेटिंग बहुत कम था, जहाँ के रिस्क था कि पता नहीं लौटाएगा कि नहीं, वहाँ बहुत ज़्यादा लोन बांटा गया, और इकनॉमी में प्रॉब्लम आया तो पूरा का पूरा, मतलब पूरा तो नहीं लेकिन ज़्यादातर पैसा वहाँ डूब गया, इसीलिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 के समय ना, 7-8। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई देखिए यहाँ पे फिर से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी भी यूएस में ज़्यादा है, यूएस के लिए इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट 10 ईयर जीसेक इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी इतने लंबे समय से, और अनफॉर्चुनेटली ट्रम्प की पॉलिसीज़ के कारण अब जो सेंट्रल बैंक है यूएस को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर पा रहा है। 6.6% के आसपास बोला जा रहा है वहाँ पे ना, कि जो ऑटो लोन बोरोवर्स हैं वहाँ पे वो जो पेमेंट है वो डिले कर रहे हैं, मतलब 60 डेज़ का डिले आसपास हो रहा है, 6.6% ऐसे हैं। और इस तरह का जो सिनारियो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस के समय देखा गया था, ठीक है। और इसके जब ये इस तरह के जब डिटेल्स वहाँ आने लगे थे उसके बाद ही फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो ऑफकोर्स अभी तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट है कि भाई यूएस मार्केट्स में प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, और जो कि आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं है। उसके अलावा यूएस मार्केट, यूएस इकोनॉमी को देखें ना, तो वहाँ पे प्राइस अगर देखें तो प्राइस अभी भी बहुत सारे चीज़ों का बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर देखा जाए तो उसमें कार का प्राइस लगातार बढ़ रहा है, ज़्यादा है, इंश्योरेंस का प्राइस वहाँ पे ज़्यादा है, मेंटेनेंस के जो रिक्वायरमेंट्स है उसका ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ रेंट ज़्यादा है, ग्रॉसरी बढ़ रहा है। तो वहाँ जो प्राइसिंग है वो बढ़ रहा है, और ये जो ट्रम्प
का जो टैरिफ चल रहा है उसके कारण रिस्क है कि ये सब तो ऑलरेडी जो ज़्यादा ही और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जैसे स्टील एल्युमिनियम पे उन्होंने बढ़ा दिया ना टैरिफ, तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो उसके कारण बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ जाएगा, उसके कारण जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो यूएस कंज्यूमर्स जो हैं उसको बिल्कुल प्रॉब्लम हो रहा है ना, आने वाले समय में उनके कारण और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है कि 2 अप्रैल से रिटेलिएटरी टैरिफ लग रहा है, मतलब जो कंट्री जितना यूएस पर टैरिफ लगाएगा उतना ही टैरिफ यूएस भी उस कंट्री पे लगा देगा, वो अलग चैलेंज है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट को लेके इस बात को ध्यान में रखें ना कि जो 2 अप्रैल का इवेंट है उसको भी थोड़ा ध्यान, उस समय हो सकता है मार्केट, हो सकता है स्टॉक मार्केट, यू नेवर नो कैसे रिएक्ट करेगा एग्जैक्टली, लेकिन थोड़ा बहुत शायद वॉलेटिलिटी उस समय भी आ सकता है। बट अगेन देखिए, मेरा जो पोर्टफोलियो है, मैंने आप लोग हमेशा बताया, मैं ज़्यादातर इन्वेस्टेड रहता हूँ ना, गिर गया चढ़ गया ये हो गया। हाँ ये बात सही कि जब ज़्यादा गिर गया थोड़ा पैसा तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ, वो तो करना भी चाहिए, लेकिन हाँ पूरा पैसा लेकर बैठा हुआ हूँ कि जब पूरा गिर जाएगा इन्वेस्ट करूँगा। मतलब अभी भी कुछ लोग तो अभी भी, मतलब मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है उससे भी लोग परेशान हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग बैठे हुए थे कि भाई पूरा खत्म हो जाए तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, अब थोड़ा मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया तो परेशान हो गए हैं कि अरे मैं तो सोच रहा था पूरा गिर जाएगा तो इन्वेस्ट करूंगा, अब तो ऊपर चला गया, मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा ठीक है। तो जो रोने वाले लोग हैं वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में रोएंगे ही, मतलब आप ऐसे ना बने एज ए इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे, एवरेज आउट करके ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।